हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th राजस्थान अध्ययन बुक को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि राजपूताना के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने अपना शासन स्थापित किया था। तो उन्हीं राजवंशों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राठौड़ वंश के बारे में। राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ राज्य स्थापित थे। इनमें से जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजपूत सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। जोधपुर राज्य में राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाला मूल पुरुष जो था वो राव सिंह था। तो राव सिंह को लेकर के एक कहानी है कि जोधपुर वाला क्षेत्र जो था वहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करते थे। तो जब भी पालीवाल ब्राह्मण व्यापार के लिए जाते तो उनको हमेशा पीछे से अपने घरों की, अपने जो भी धन संपदा है उनको लेकर के एक चिंता बनी रहती थी। तो पालीवाल ब्राह्मण चाहते थे कि इस एरिया में कोई एक शासक हो जो उनकी रक्षा कर सके जब वो व्यापार के लिए जाए और निश्चिंत होकर के वो अपना काम कर सके। तो इसीलिए पालीवाल ब्राह्मण जो है वो राव सिंह को कन्नौज से लेकर के आए थे और फिर यहाँ पर उनको शासक के रूप में स्थापित किया था। राव सिंह जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गुहिलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंशों की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली न हो पाई थी। राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसा करके, जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की और वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोनों क्वेश्चन, जोधपुर किसने बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो दोनों का आंसर आएगा राव जोधा। राव गंगा जिनका शासनकाल 1515 से 1532 ने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो इस युद्ध में राव गंगा ने 4000 सैनिक भेज करके सांगा की मदद की थी। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रह करके राव गंगा ने अपने राज्य का राजनीतिक स्तर ऊपर उठा दिया था। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा बेटा था। मतलब गंगा के बाद में उनका जो बड़ा बेटा राव मालदेव, वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्ति संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव जो है उनकी एक पत्नी थी उमा देव, जैसलमेर की राजकुमारी थी और इतिहास में इनको रूठी रानी के नाम से विख्यात, इनको मतलब रूठी रानी के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि शादी के पहले दिन ही जो है वो अपने पति से नाराज हो गई थी और उसके बाद में अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है वहां पर आकर के रहने लग गई थी। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैतसी को मार करके अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरी किया, परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी थी। मतलब मालदेव जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना विस्तार करना चाहता था। तो जो भी उनके सीमा के आसपास वाले जो राज्य से, उनसे रेगुलर उनका जो क्लैश है, युद्ध जो है वो देखने को मिलता था। शेरशाह से हारने के बाद में हुमायूं, ओके, शेरशाह आप सभी को पता होगा कि जो कुछ टाइम के लिए वो शासक बने थे। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में क्लैश होता है। तो इसमें शेरशाह से जब हुमायूं हार जाता है तो वो मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब वो इस वाले एरिया में आता है, राजपूताना वाले क्षेत्र में, तो उसको संदेह होता है मालदेव पर कि वो उसकी सहायता क्यों कर रहा है, क्योंकि मालदेव तो खुद अपना राज्य को बढ़ाना चाहता है। तो जब हुमायूं को मालदेव पर संदेह होता है तो हुमायूं जो है अमरकोट की ओर प्रस्थान कर जाता है। फिर शेरशाह के बीच में और मालदेव की सेना के बीच में 1544 में गिरी सिमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा था मालदेव की सेना को। कहा जाता है कि इस युद्ध के पूर्व, मतलब गिरी सिमेल का जो युद्ध था, इसमें शेरशाह को ये लग रहा था कि मैं ये युद्ध हार सकता हूँ। तो उन्होंने एक चालाकी खेली और उनके जो स्वामी भक्त, मालदेव के स्वामी भक्त सेनापति थे जैता और कूपा के नाम पर फर्जी, एक तरीके से फेक पत्र जो है वहां की सेना के डेरे में डाल देते हैं और ये जो पत्र है वो मिल जाते हैं मालदेव को। और मालदेव जो है उन पत्रों से इस तरीके की कहानी सामने आती है कि जैसे जैता और कूपा शेरशाह के साथ में मिले हुए हैं और वो खुद इस युद्ध में हार करके मालदेव को एक तरीके से हराने में हेल्प करेंगे, किसकी? शेरशाह सूरी की। तो इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के दो सेनापति जैता और कूपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था।
इस युद्ध में स्वामी भक्त, जैता और कुपा मारे गए और शेरशाह की विजय हुई। ऐसा बोलते हैं कि मालदेव जो है फिर इस युद्ध के बाद में, इस युद्ध से पहले ही निकल लेता है कि मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, आप तो उसके साथ मिले हुए हो। लेकिन जैता और कुपा जो है वो आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं और फिर जैता और कुपा ही शेरशाह सूरी की सेना से यहाँ पर युद्ध करते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही मतलब लास्ट में जाकर के जो जहता और कुपा जो है वो इस युद्ध में हारे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी सेना जो है हारती है। अगर मालदेव यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहते तो इस युद्ध को जीता जा सकता था। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद में जब इस युद्ध में जीत हुई शेरशाह सूरी की, तो उन्होंने एक बात कही कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो अगर इस युद्ध में मालदेव के सामने हार जाता शेरशाह सूरी, तो जो कुछ समय के लिए उन्होंने शासन किया उससे पहले ही मालदेव जो है उसके ऊपर कैप्चर कर लेता। अब मालदेव का पुत्र था चंद्रसेन, जो एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन जो है इनको मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे, उन्होंने कभी भी अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की। सेम इसी तरीके से मारवाड़ में थे चंद्रसेन, इनको मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। वंश गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व हैं, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म मतलब अपने जन्म तक मृत्यु तक अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। देखो 1581 में जो चंद्रसेन है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 2 साल के लिए जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है वो खालसा डिक्लेयर कर दिया जाता है। खालसा मतलब वो जमीन, वो भूमि जो डायरेक्ट जो है वो केंद्र के अधीन आती हो। फिर उसके बाद में चंद्रसेन का जो बड़ा भाई है उसको यहाँ पर राजा बना दिया जाता है। इस प्रकार अगर हम मारवाड़ में बात करें तो उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिन्होंने मुगलों के साथ में अपने संबंध स्वीकार किए थे। और उदय सिंह ने 1527 में अपनी पुत्री मानबाई, जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाई, इसका जो विवाह है वो जहांगीर के साथ कर दिया। और इतिहास में ये जो जोधाबाई है वो जगत गुसाई के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। ओके, तो देखो हमने ये देखा था कछवाहा वंश। कछवाहा वंश में कौन सा राजा था जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह सबसे पहले किया था मुगल राजा के साथ, अकबर के साथ में? भारमल राजा था। तो यहाँ पर कौन सा राजा है मारवाड़ में? ये है उदय सिंह, जिन्होंने जहांगीर के साथ में अपनी बेटी की शादी कर दी। इसी वंश के एक राजा थे गज सिंह, उनका पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़ जो है वो राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इनके नाम से ख्याल राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं, अमर सिंह ख्याल के नाम से गाए जाते हैं। फिर राठौड़ राजवंश में ही राजा हुआ जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जो है वो धर्मत के युद्ध में 1458 में उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध, देखो औरंगजेब और उनके जो भाई थे उनके बीच में युद्ध चल रहा था राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए। लेकिन औरंगजेब जो है वो कुछ युद्ध लड़े जाते हैं भाइयों के बीच में और औरंगजेब यहाँ पर राजा बन जाता है। तो जसवंत सिंह जो था मारवाड़ का राजा, वो औरंगजेब के खिलाफ में जो उनके भाई थे उनका साथ दे रहा था हर युद्ध में। लेकिन राजा राष्ट्र में औरंगजेब बनता है, तो फिर अन्य राजपूताना के राजाओं के मीडिएशन के थ्रू जो है वो जसवंत सिंह फिर लास्ट में औरंगजेब के साथ आ जाता है। लेकिन औरंगजेब को वो बात हमेशा माइंड में रहती है कि अच्छा ये जब हमारे बीच में उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था तब ये मेरे भाइयों का साथ देता था, वो उनको साथ में तो मिला लेता है। और फिर जसवंत सिंह को जो है वो दूर दूर के जो भी सेना से रिलेटेड जो भी दौरे होते हैं वहां पर उनको भेजता रहता है। परंतु शाही सेना की पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। मतलब यहाँ पर जब हार हो रही थी, जिनका साथ जसवंत सिंह दे रहे थे, तो जब उनकी हार हो रही थी, औरंगजेब जीत रहा था, तो वो वहां से निकल कर के आ जाते हैं युद्ध से। और ऐसा बोलते हैं कि इनकी पत्नी थी जसवंत दे, उन्होंने महलों के 2 दरवाजे हैं वो बंद करवा लिए थे इनके आगमन पर, क्योंकि ये मानना है कि राजपूत जो है या तो अपना शीश कटा करके आते हैं या फिर युद्ध को जीत करके आते हैं। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध 1659 में सूजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर लड़ने से गया था, परंतु वह मैदान में सूजा से गुप्त संवाद कर सूजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर, साहसी और कूटनीतिक था, वैसा ही विद्या और कला प्रेमी भी था। उसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा। मूणोत नैन्सी उनका मंत्री था।
नैन्सी ने कुछ बुक लिखी जैसे नैन्सी रिख्यात, मारवाड़ा परगनारी विगत, राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए अनुपम ग्रंथ है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा था। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी वे अपने स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देकर के राठौड़ वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए हुए था। ओके, तो देखो जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब एक स्टेटमेंट देता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। और जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो इनका जो बेटा होता है अजीत सिंह बहुत छोटी एज का होता है। तो उस टाइम ये विदेश मतलब अफगानिस्तान वाली जगह पर थे, तो वहां से राठौड़ दुर्गादास जो था उनका एक स्वामी भक्त जसवंत सिंह का स्वामी भक्त सेनापति था। तो औरंगजेब उनको भिजवाते पत्र लिखकर भिजवाते हैं कि आप जसवंत सिंह की पत्नियों और उनके जितने भी बच्चे हैं उन सब को लेकर के आप कहाँ आ जाओ, हमारे दिल्ली जो भी हमारा निवास स्थान है वहां पर आओ, वहां पर उनको रखा जाएगा। औरंगजेब का ये मानना था कि यहाँ पर उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा और मारवाड़ को अपने साथ मिला लिया जाएगा। लेकिन राठौड़ दुर्गादास ने यहाँ पर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अजीत सिंह को वहां से निकाल करके फिर उनको कुछ दिन कहीं अलग अलग जगह छुपा करके रखा और फिर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। तो राठौड़ दुर्गादास जिनको मारवाड़ का यूलिसेस कहा जाता है। यूलिसेस कौन था? यूलिसेस जो है वो एक ग्रीक हीरो था, ग्रीक हीरो यूलिसेस, जिसने इटली के यूनिफिकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये जो राठौड़ दुर्गादास है इन्होंने भी अजीत सिंह को यहाँ पर राजा बनाने के लिए देबारी समझौता किया था और देबारी समझौता में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देबारी समझौता जो है वो आमेर के राजा के बीच में, मेवाड़ के राजा के बीच में और यहाँ पर मारवाड़ के राजा के बीच में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये राठौड़ दुर्गादास बहुत अच्छा स्वामी भक्ति का एक अटूट परिचय। और अगर हम बात करें मेवाड़ में पन्नाधाय ने जो परिचय दिया था, सेम यहाँ पर अजीत सिंह के लिए राठौड़ दुर्गादास ने यहाँ पर अपना परिचय दिया था। तो राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उनके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के बहकावे में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। उनकी यह कृतज्ञता उनके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। दुर्गादास ने अपने कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को भी अपनी ओर मिला लिया था। ऐसा बोलते हैं कि औरंगजेब के एक बेटे को उन्होंने अपनी ओर शामिल कर लिया था और उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिकता एकता का परिचय दिया था। ओके, तो वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है जिससे इतिहासकार जेम्स टोड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है किसने कहा है और किसके लिए कहा है। जोधपुर के रावजोधा जिन्होंने जोधपुर को बसाया था, हमने स्टार्टिंग में देखा जब राठौड़ वंश हमने शुरुआत की तो रावजोधा के बेटे थे राव बीका। उन्होंने 1488 में बीकानेर बसाया और राठौड़ संता का दूसरा केंद्र बना दिया बीकानेर को। बीका के बेटे थे राव लूणकर्ण, इनको कलयुग का कर्ण कहा गया है। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ जिसमें कामरान की विजय हुई। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ में इसमें भाग लिया था। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गया। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराजा राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान किए थे। वह अपने वीरोचित और स्वामी भक्ति के गुणों के कारण अकबर तथा जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है और राय सिंह स्वभाव से उदार तथा दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपूतानी का कर्ण कहा है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि राजपूतानी का कर्ण कौन है? तो राजपूतानी का कर्ण है महाराजा राय सिंह। और किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्युदंड दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जांगलदार बादशाह कहा जाता था। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते थे।
ओके, देखो ये जो बीकानेर वाला क्षेत्र है इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी, अई छतरपुर, जिसको प्रेजेंट टाइम में नागौर के नाम से जानते हैं। महाराजा अनूप सिंह जो है, जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश में एक इम्पोर्टेंट शासक हुए। ये वीर, कूटनीतिज्ञ, विद्या अनुरागी शासक थे। उसने अनुप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका लिखी है। टीका मतलब एक तरीके से सारांश। जो मेन बुक है उसका आप एक तरीके से कुंजी जो होती है ना, जैसे आपने पूरी बुक है उसका सार जो है वो कुछ पेज में ही समेट करके रख दिया। ये जो महाराजा अनूप सिंह है उन्हें संगीत से प्रेम था। उन्होंने दक्षिण में रहते हुए अनेक ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीदकर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भंडार है, जिसका श्रेय अनूप सिंह के विद्या अनुराग को है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया और उसे नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में सुरक्षित है। अब देखो, हमने राठौड़ राजवंश की 2 शाखाएं पढ़ ली। एक हमने पढ़ी जोधपुर के राठौड़, एक हमने पढ़ लिया बीकानेर के राठौड़। एक तीसरी शाखा और थी राठौड़ राजवंश की, वो थी किशनगढ़, अजमेर वाला जो किशनगढ़ है वहां पर स्थापित। तो किशनगढ़ में भी राठौड़ सत्ता का पृथक केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह था, जो कृष्ण भक्त होने के कारण नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था। ओके, सावंत सिंह जो है यहाँ का राजा, उसको नागरीदास के नाम से जानते थे। इसके समय में किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किसके समय में? सावंत सिंह के समय में। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद, और उसने विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र चित्रित किया था। ओके, तो ये हमने राठौड़ राजवंश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक जो हमने यहाँ पर जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश देखा था ना, उसमें एक राजा हुए थे अभय सिंह। अभय सिंह जो राजा थे, इनके शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ जिसको खेजड़ली घटना के नाम से जानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जोधपुर के किले में कुछ उनको निर्माण करवाना था, जिसलिए उनको कोयला बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, और उनके जो सेनापति हैं उनको बोला जाता है कि कोयले की व्यवस्था या लकड़ी की व्यवस्था की जाए। तो वो जो है हरे पेड़ों को काटने की कोशिश करते हैं जंगल में जाकर के। तो अमृता देवी विश्नोई और उनके साथ में उनकी बेटियां, उनका पूरा परिवार और उनके साथ में और भी बहुत सारे स्त्री और पुरुष जो हैं वो पेड़ों के लिपट गए थे, और फिर हरे पेड़ों को स्त्री पुरुषों के साथ में ही काट दिया गया था, और इसको बोलते हैं खिजड़ली घटना। और ये 1730 में ये खिजड़ली घटना हुई थी, और जिसमें आज भी याद में खिजड़ली जो है उसको, खिजड़ली घटना जो है उसको वृक्ष मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। ओके, तो ये वृक्ष मेला जो है वो किस दिन, हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किस तिथि को आयोजित होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारा आज का राठौड़ राजवंश का वीडियो था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।